ओके स्टूडेंट, तो हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर 2 से हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी बातें मैं आपको बता दूंगा ग्रुप पे। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और अब उसी में आगे हमको देखना है एक टॉपिक, वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम इनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बेसिस पे इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत ही ईजिली आप कह देते हो कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसलिए करता है क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आप कह देते हो कि इनके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन है, बाउंड चार्जेस हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें नहीं होता है। बट ये क्लासिफिकेशन क्लास 10 तक के लिए ओके है, इजी है। क्लास 10th में हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है, तो देखिए, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। आपको क्या पता है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इस पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर हम माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इस पे जो फोर्स होगा F इक्वल टू क्यू ई, ये क्या होगा, अपोजिट। यानी माइनस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात आपको नहीं पता है? ये बात आपको पहले से पता है, तो मैं आपको भी बताना क्या चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि ये कंडक्टर है, और फिर मैंने कह दिया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब क्या है, देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन अब इसके ऊपर ही मान लीजिए कहीं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी इलेक्ट्रॉन है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये ओवरलैप करते हैं, मतलब बिल्कुल जस्ट ऊपर नीचे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक एटम बता रहा हूं कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इस एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, यानी इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो क्या होगा, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है उस पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी लेफ्ट साइड। जो ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इस पे कहां फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ F इक्वल टू क्यू ई, जो कि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है लेफ्ट साइड में, प्रोटॉन या न्यूक्लियस पे लग रहा है राइट साइड में, इससे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से डिटैच हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से डिटैच हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड, और आपका न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन यहां बचेगा। ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज इधर पहुंचा है और पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंचा है,
इससे का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वही आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है। अब ये उस कंडक्टर के विद इन मूव कर सकता है। ठीक है, समझ गए ना क्या मेन बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ओरिजिनली जब ये न्यूट्रल था, मतलब इसमें कहीं चार्जेस का फॉर्मेशन नहीं था, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या थे, कोइंसाइड कर रहे थे, एक दूसरे के ओवरलैप थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है वो राइट साइड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कोई डायरेक्शन मूव करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से डिटैच कर जाएगा और ये मूव बिहेव करेगा एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो यहां पर भी ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके नीचे ये आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर ऐसे परफेक्टली कोइंसाइड करेंगे तो न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तब भी क्या होता है कि ये डिटैच नहीं होता। डिटैच का मतलब क्या है कि यहाँ पे मूवमेंट इन चार्जेस का नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्टली नहीं होता है, हम आगे देखेंगे, टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर स्लाइट मूवमेंट चार्जेस का हो जाता है और उससे फिर वो पोलराइजेशन होता है। तो यहां पर हम कह देंगे अभी फिलहाल के लिए कि इंसुलेटर वो है जिसमें इन चार्जेस का ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, इससे चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कंडक्टर वो है जिसमें चार्जेस का मूवमेंट होगा और इंसुलेटर वो है जिसमें चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। तो इस बेस पे अगर मैं कंडक्टर को लिखना चाहूं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो सब्सटेंस हैं या ये वो मटेरियल हैं जिसमें होगा लार्ज स्केल पे मूवमेंट। इसका मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट, कब? जब इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब वो डिफिनेशन हमेशा नहीं बोलोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो चार्जेस हैं उनका लार्ज स्केल पे मूवमेंट हो तो मटेरियल क्या है, वो कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप जानते हो, सिल्वर यानी Ag, कॉपर, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी यानी हम सब। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एल्कलीज आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, ये सब इसी का एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है इंसुलेटर, ये भी हम इसी के बेस पर डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें डू नॉट मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इसमें चार्जेस मूव नहीं करेंगे। कब? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो जो मैंने समझाया उसी को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया, जस्ट अपोजिट है। एक याद रखोगे, दूसरा याद रहेगा कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे लार्ज स्केल पे मूवमेंट होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका बहुत एग्जाम्पल जानते हो, डायमंड है, ग्लास है, वैक्स है, माइका है, ये सब। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। तो अब इस बेस पे जो मैंने डिफाइन किया, अब यहीं से आपकी कहानी बदलेगी। ठीक है, वो कहानी क्या है, तो हमें देखना है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसके लिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी था, तो मैंने आपको ये बता दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ी सी एनर्जी कम है, ट्रैवल करके मैं आया हूँ, थकावट सी फील हुई, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देखिए, बहुत ही डिसिप्लिन बना के बैठिएगा, धीरे धीरे आपको इस क्लास में मजा आएगा, मैं और इसको कुछ अच्छा करूंगा। ठीक है, क्रिएटिव करूंगा। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी जो हमने कंडक्टर अभी देखा ना, इसका बिहेवियर हमको देखना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है क्या होगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी ई जो है वो उसके इंटीरियर यानी इनसाइड इसमें कंडक्टर में जीरो होगा। कैसे, हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो यहां पर हम कैसे लेंगे कंडक्टर को, देखिए मैं ये कंडक्टर बना रहा हूं प्लेट, ये कंडक्टर हो गया। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको हम रख देंगे, ये प्लेट हो गया, दूसरा ये प्लेट हो गया। अब हम इन प्लेट्स को कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, तो इस प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव से और इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के नेगेटिव से। जब इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये आपका बीच में कंडक्टर रखा हुआ। अब देखिए इस कंडक्टर में क्या है, वही एटम है, एटम में बीच में पॉजिटिव चार्ज है, उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता है पूरी कहानी। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर कंडक्टर है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके चार्जेस का मूवमेंट होगा। चार्जेस का मूवमेंट होने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो नेगेटिव चार्ज है उस पर लगेगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल हुआ उसकी डायरेक्शन है राइट साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अब यहाँ पर जो मूवमेंट होगा पॉजिटिव चार्ज का वो कहाँ होगा, राइट साइड। तो इसलिए कंडक्टर के यहाँ पे, इसके आउटर पे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए हैं तो इसके अपोजिट क्या इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है हुआ क्या है, इसमें मूव किए हैं नेगेटिव चार्ज, कहाँ मूव किए हैं, लेफ्ट साइड में, क्योंकि चार्जेस का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, और पॉजिटिव कहाँ मूव किए हैं, राइट साइड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इंड्यूस हो गया, और ये नेगेटिव लेफ्ट में इंड्यूस हो गया। कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि पॉजिटिव प्लेट के नेगेटिव आ जाएगा, मतलब अपोजिट आता है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। यहाँ पर जब ये एक पॉजिटिव आ गया तो मान लीजिए जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट में आ गया, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आ गया। अब इसके पीछे से भी तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये जो इलेक्ट्रॉन पहले आ चुका है क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन एक्चुअली ये मटेरियल कैसा है, मटेरियल है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। तो भले यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगेगा कूलम्बियन लॉ वाला F = K⁴ लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये चार्जेस मूव करना शुरू करते रहेंगे। यानी इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव अक्यूमुलेट होता रहेगा, राइट साइड पॉजिटिव अक्यूमुलेट होता रहेगा। अब देखिए जब हमने एक प्लेट को यहाँ पॉजिटिव बनाया, एक प्लेट को नेगेटिव बनाया, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई एक्सटर्नल कहा। अब कंडक्टर के अंदर देखिए कि कंडक्टर की एक तरफ आ गया है पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आ गया है नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से चार्जेस का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हो गई, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे इंड्यूस, तो लिखेंगे ई इंड्यूस। तो देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस के अपोजिट है, मतलब जो इंड्यूस है वो एक्सटर्नल के अपोजिट है। जो हमने अप्लाई किया था उसके वजह से जो कंडक्टर के अंदर चार्जेस का मूवमेंट हुआ है वो अपोजिट हुआ है, इसलिए अपोजिट होगा। अब ये प्रोसेस जो है चार्जेस का, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक चार्जेस पूरा का पूरा इधर लेफ्ट में ना जाए नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला कहाँ ना जाए, राइट साइड में। तो इसके वजह से क्या होगा कि इसके बीच में चार्जेस नहीं बचेंगे,
और ये ऐसा तब तक चलेगा जब तक ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस के इक्वल अपोजिट ना हो जाए, और यहाँ पर इसके सेंटर में ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस इसके इनसाइड सेटअप हुआ है, ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा एक्सटर्नल के। यानी ऐसा कुछ लिखोगे आप कि जो ई एक्सटर्नल है ये इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट किसके होगा, ई इंड्यूस के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो हो जाएगा। तो अब आपको बस इतना रखना है कि किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और इसी प्रॉपर्टी से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, जहां डाउट होगा मैं आपको बताऊंगा सब। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वो ये है कि आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई कि अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो इसका जो सरफेस होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ये पहले बता चुका हूं, इसका रीजन भी आपको लिखवा ही दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो थर्ड है, इंपॉर्टेंट जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा, यानी आप लिख लो कि V आपका कांस्टेंट होगा। कहां पर, एक कंडक्टर के विद इन यानी इनसाइड और उसके सरफेस पे। तो कैसे, अभी मैंने आपको पूरी कहानी बताई। ये मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और अभी आपने देखा कि इस कंडक्टर के लिए जो चार्जेस का अक्युमुलेशन है वो कहाँ है, आउटसाइड है। यानी चार्ज इसके सरफेस पे लाई करेंगे, वो भी आउटसाइड। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि इसके बीच में ई जीरो होता है। तो V कांस्टेंट कैसे होगा, तो इसके लिए मैंने आपको रिलेशन बताया है कि E इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अब इस कंडक्टर के लिए आपको पता है E क्या है, जीरो है, उसमें पुट कर दीजिए आप। तो आपको मिलेगा dV/dr इक्वल टू जीरो। अब dV/dr इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो d/dr है ये तो बताता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, V क्या है, पोटेंशियल। तो असल में ये लिखा हुआ है कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये हो गया जीरो। क्या हुआ, पोटेंशियल में जो चेंज है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट जीरो है, यानी ये कह दो सीधे कि जो चेंज है वो जीरो है। जब चेंज जीरो है मतलब चेंज हुआ ही नहीं है। तो जब किसी क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब भी यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक तो ये तरीका है जिस तरह से मैंने बताया। दूसरा तरीका है मैथमेटिशियंस का। मैथ वाले क्या जानते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन बाय d/dr, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन जो v का है जीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं v कांस्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी तीसरी। चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए वो क्या है, इसको नोट करिएगा बच्चों अच्छे से। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है
वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर is proportional to surface charge density। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E ये प्रोपोर्शनल आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया है, लेकिन ये इरेगुलर शेप का लिया है, मतलब कोई भी शेप का हो सकता है। अब आपको पता है पूरी कहानी कि चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज कहाँ होगा, इसके इनसाइड तो होगा नहीं, बाहर होगा। हमें कहाँ लेना है, इसके सरफेस पे। तो हमको अगर इसके सरफेस पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे हम गॉसियन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस लेंगे। अब गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होना चाहिए, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का मतलब एक पिल बॉक्स ले लिया, दवा रखने का डिब्बा ऐसे। अब ये पिल बॉक्स कुछ ऐसा होगा, पिल बॉक्स का ये पार्ट अंदर है, ये पार्ट बाहर है, चार्ज इसके इस पे है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉर्मल होगा, अभी बताया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। गॉसियन सरफेस करने के लिए जब हमने ये पिल बॉक्स लिया है, ठीक है, इसका आउटसाइड कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट इनसाइड है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो सिग्मा है ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, जितना हमने लिया है, जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एरिया है डेल्टा एस। ये एरिया क्या है, डेल्टा एस। अब आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, वहां चार्ज है नहीं, यानी पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन किससे होगा, जो चार्ज यहाँ पे सरफेस पे है उसके आउटसाइड। तो यहाँ के लिए आप फ्लक्स कैसे लिखोगे, गॉस लॉ से। तो आपको पता है फ्लक्स होता है गॉस लॉ से फाई ई इक्वल टू ई डेल्टा एस, प्रीवियसली आपको मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर चार्ज कितना होगा, चार्ज, तो उसके लिए आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर चार्ज है Q और सरफेस एरिया है डेल्टा एस, तो चार्ज Q हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। अब आप लगा दीजिए गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई कितना है, ये है ई डेल्टा एस, क्यू की वैल्यू क्या है, ये है सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस बोथ साइड हो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये पहले भी आपको मैं प्रूव करा चुका हूँ। तो ये जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है उसमें आपको साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो इससे भी आप कह सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लगा दो एन कैप। एन कैप बताएगा इसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और अभी आपको बताया कि सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नॉर्मल होता है, यानी यहाँ पे एन कैप जो है ये होगा नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। आई बात समझ में। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा, जहां आपको प्रॉब्लम हो वहां मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए, डिसिप्लिन होकर बैठिएगा, ठीक है, चीजें समझ में आएंगी आपको, ऐसा नहीं। आज आधी दुनिया ऑनलाइन ही पढ़ रही है। देखिए लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जीरो होगा इन द कैविटी। तो मैं आपको पहले करा चुका हूं, देखो मैं सीधे आपको ये पढ़ा दे रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो शील्ड आपको पता है कैप्टन अमेरिका का भी है, जो प्रोटेक्ट करता है। आपके सर पे जो छत है वो भी आपकी शील्ड है, दीवारें भी शील्ड है, बाहर से आंधी तूफान आ रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रही है आपको।
लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो चार्ज जो रेस्ट पे है वो एक तरह का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बंधु, ये कंडक्टर है, ठीक है। और अभी इस कंडक्टर के लिए तुमने पूरी कहानी देखी कि चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज कहाँ लाई कर रहा है, कंडक्टर के सरफेस पे। कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जो पूरी ये अंदर की जगह है ना, ये एक तरह की कैविटी है। कैविटी का मतलब यहाँ पे वो कोलगेट मंजन वाला नहीं कि दांतों में सड़न हो गई, मेरे बच्चे को मिठाई खाता था। यहाँ पे कैविटी का मतलब हॉलो, खोखला, है ना। तो ये जो खाली जगह है ना, कैविटी जो खाली जगह स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी अंदर इसके चार्ज भी जीरो, यानी अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अब अगर इसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है, और बाहर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, क्या इस बाहर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का इस अंदर की कैविटी में रखे ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन मेरा ये है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो। क्यों? अगर नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर रिजल्ट क्या कर देंगे, जीरो। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल कर देगा। यानी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस सरफेस के इनसाइड नहीं जा सकते हैं। यानी अंदर रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा। तो यहाँ पर जो चार्जेस इसके सरफेस पे हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, चार्जेस रेस्ट पे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एज ए शील्ड काम कर रहे हैं, एज ए प्रोटेक्शन लेयर काम कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें एक ऐसा रीजन बन गया, ये फिनोमेना यानी एक मेथड है जिसमें एक ऐसा रीजन बन गया जो कि है फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो है। तो उस तरह के रीजन से जो बाहर का रीजन होगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो फिनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसके जो इनसाइड मटेरियल है वो उसमें चार्ज नहीं। तो इसका डिफिनेशन आप यहाँ से जो मैंने बोला उससे लिख लीजिएगा और डिफिनेशन आती है। रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि जैसे थंडर स्टॉर्म आ गया, थंडर स्टॉर्म आ गया यानी बारिश में बिजली का चमकना। अब यहाँ पर एक पेड़ है, ये बादल है और ये बिजली कड़क रही है, और यहाँ पर एक कार है। तो आपके लिए यहाँ पे आप खड़े हो, आपके लिए सेफ ये नहीं होगा कि आप पेड़ के पास खड़े हो, आप आके इसमें आ जाओ। क्योंकि जब बारिश हो रही है तो इस पेड़ पे क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है और कुछ देर के लिए एज अ कंडक्टर काम करेगा। और आप यहाँ खड़े हो, बिजली गिरी पेड़ पे, पेड़ से आप में करंट लग गया, राम नाम सत्य। आप क्या हुआ, आके कार के अंदर बैठ गए। तो कार के अंदर जब आप बैठ गए तो पूरा जो ये रीजन है ना, ये ऐसे काम करेगा, कैविटी यानी हॉलो मटेरियल। अब अगर बिजली इस पे गिरती भी है तो ये मटेरियल का जो आउटर सरफेस है, चार्ज इससे होता हुआ, जिसे आप क्लास 10 में ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते थे, उसमें चला जाएगा और आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। आपने देखा होगा कि जैसे सीडी प्लेयर है, तो सीडी प्लेयर में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सीपीयू, मदरबोर्ड, जो भी होता है, पूरी सर्किट तो नीचे लगी होती है, लेकिन जो इसका बॉक्स जिससे आप इसको बंद करते हो, तो उसके बीच में अच्छी खासी खाली जगह होती है। ये खाली जगह भी उसी कैविटी की जैसी होती है। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है तो उस सर्किट को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि आउटर बॉडी से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के इफेक्ट हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2-1 नंबर के आते हैं, कभी कदार आए होंगे, हर साल नहीं आते, ठीक है। अब जो मैंने आपको टॉपिक बताया उस पे बेस्ड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर का तो आप जानते हो पूरी कहानी।
जो ये कंडक्टर है ना, इसके हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ पे होल्ड वर्ड आपको ना पसंद आए तो स्टोर वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। तो एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज या एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए कंडक्टर is known as capacitance. So what is capacitance? In one line, in single line, electrical capacitance of a conductor define ability of conductor to hold to store electric charge, यानी कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब ये कैसे? मान लीजिए कोई एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, मतलब ऊपर की लेयर उसकी इंसुलेटेड है, और उस कंडक्टर को हम कुछ चार्ज दें। तो आपको ये क्लास 10 से ही पता है कि अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आप चार्ज क्यों दोगे, तो चार्ज देने से उसके पोटेंशियल V में चेंज होगा। यानी चार्ज का पोटेंशियल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी कंफ्यूजन कैसे तो फिर से बता दूंगा। तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली पोटेंशियल के। यानी अगर आप चार्ज इंक्रीज करोगे तो उस मटेरियल का पोटेंशियल इंक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल साइन हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट C और ये पोटेंशियल V आएगा। यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C है, ये C क्या है? ये एक तरह का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स आपका कहलाता है कैपेसिटेंस। ये क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटेंस। तो यहां से कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। यानी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात कह रहा था, जो कैपेसिटेंस हो गया सिंपली, वो कैपेसिटेंस क्या हो गया? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये क्या हो गया? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज कैपेसिटेंस विच इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से है, और मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ तो हो जाता मैं इतना नहीं करूँगा कि आप परेशान हो जाओ। सिंपल से पढ़ो, बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यह है एबिलिटी, या एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मेजर क्या करता है? ये मेजर करता है एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी एक कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, और उसी से हमने देखा कि फिर किस तरह से ये C आया। ठीक है, आगे देखते हैं। हो गया ये? उम्मीद है कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का क्या मेजर करेगा? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। अब ये जो कैपेसिटेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा? एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो फर्स्ट ये डिपेंड करेगा साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। दूसरा ये डिपेंड करेगा नेचर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको मैं पहले बता चुका हूं आपसे कई बार। ठीक है, इन दो बातों को, और उसके आसपास कोई कंडक्टर है उसमें प्रेजेंट करेगा, लेकिन फिलहाल दो बातों पर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? देखिए, हमें अब इस कैपेसिटेंस का यूनिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनिट। बेटा आप वीडियो को पॉज करके भी देखिएगा। मेरे घर पे वाईफाई था, यहाँ पे मैं किस तरह से वाईफाई का जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर में बताया आपको, तो इसलिए मैं बहुत ही रुक रुक के नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट करिएगा। जो ना समझ में आए मुझसे बोलिएगा, मैं आपको और तरीके से भी बताऊंगा।
हमें यूनिट निकालना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ पे चार्ज है चार्ज है Q, इसका होता है कूलाम जिसे हम डिनोट करते हैं C से। ये पोटेंशियल इसका होता है वोल्ट, इसे हम डिनोट करते हैं V से। तो हम लिख सकते हैं कूलाम पर वोल्ट और कूलाम वोल्ट इनवर्स, ये होगा इसका ऐसा यूनिट। लेकिन ये जो कूलाम पर वोल्ट है ये इक्वल होता है फैरेड के, और इस फैरेड को हम डिनोट करते हैं F से। तो हम ऐसा लिखेंगे कि जो SI यूनिट है ये होगा फैरेड और ये होगा इक्वल टू F। तो आप लिख सकते हो 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम पर 1 वोल्ट और 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स। ये फैराड कहाँ से आया? साइंटिस्ट माइकल फैराडे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो वहां से ये आया है। तो ये इसका SI यूनिट हो गया फैराड। ठीक है, तो यहाँ पे फैराड हो गया SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट। यहाँ पर मैं एक बात लिखे जा रहा हूँ, बाद में प्रूव भी कर दूंगा। जो ये फैराड है ये वेरी लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का। ये क्या है? वेरी लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का। यानी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि 1 फैराड चार्ज को स्टोर कर सके ऐसी बॉडी बनाना ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे, जैसे मिली फैराड। तो 1 मिली फैराड में आपको पता है हो जाएगा 10⁻³ फैराड। हम यहाँ यूज करेंगे माइक्रो फैराड, तो 10⁻⁻6 फैराड। यहाँ यूज करेंगे पिको फैराड यानी 10⁻⁻12 फैराड। तो डिफरेंट यूनिट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो ये इसका यूनिट हो गया। आगे देखते हैं। डायमेंशन एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं। हमें जो देखना है नेक्स्ट वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या है मैंने बताया, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है मैंने बताया। अब हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर यानी जिसका शेप स्फीयर जैसा होगा, जो चार्ज को स्टोर करेगा, उसका हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैंने एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया। इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल R ले लिया। अब आपको पता है कि इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो चार्ज है वो है Q, और ये चार्ज Q कहाँ होगा? केवल इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज मैंने इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हो, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? सरफेस से नॉर्मल होंगी। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप चाहो तो बनाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं। जो इसके सरफेस से नॉर्मल होंगी, आउटवर्ड निकलेंगी। ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है कैपेसिटेंस यानी कि C। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैपेसिटेंस C होता है Q/V। तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर पे चार्ज Q हमको पता है, लेकिन अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालने जाऊं तो मुझे कैपेसिटेंस C निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां कहीं भी हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है वहां फॉर्मूला Q/V लगेगा, और हमारा एम यही होगा कि हम V निकाल ले जाएं। अगर हमने V फाइंड कर लिया तो कैपेसिटेंस फाइंड करना आसान। समझ रहे हैं आप? तो हमें यहाँ पे V फाइंड करना है, V यानी कि पोटेंशियल। तो अब भी आप कहाँ फाइंड करोगे भाई? चार्ज है इसके सरफेस पे, तो V भी फाइंड करेंगे इसके सरफेस पे। अब इस स्फेरिकल कंडक्ट कैपेसिटर जो चार्ज है कैपेसिटेंस जो हम फाइंड कर रहे हैं कंडक्टर का, तो स्फेरिकल कंडक्टर कर दो यहाँ पे। मैं तो सोचो मैं गलत लिख रहा हूँ। कंडक्टर का कैपेसिटर फाइंड, दोनों कैपेसिटर कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है जिसका रेडियस R है, इस पे हम V कहाँ फाइंड करेंगे? इसके सरफेस पे। अब सरफेस पे क्या होगा? तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो वहां भले चार्ज उसके स्फीयर पे हो,
लेकिन ये अज्यूम करते हैं कि चार्ज पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड कहाँ पर है, उसके सेंटर पे, और अज्यूम क्या करते हैं मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया। तो अगर चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है Q, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल होगा फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और वो हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। कितना हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल हो गया V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो अगर मैं आपसे कहूँ C निकालो तो C क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो Q ये हो गया, V की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1/4πε0 Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी C कितना आ गया 4πε0 R। कितना आ गया C, 4πε0 R। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस आ गया, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वल टू और 4πε0 कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटाने पे इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो इक्वल टू और कांस्टेंट हटाने पे प्रोपोर्शनल आएगा, यानी ये C प्रोपोर्शनल टू R। यानी एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर रेडियस लार्ज है यानी वो बड़ा स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस भी लार्ज होगा, फिर ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर पाएगा। अगर रेडियस स्मॉल है, वो स्फीयर कंडक्टर स्मॉल है, तो उसका कैपेसिटेंस भी स्मॉल होगा, यानी उसका वो चार्ज कम स्टोर कर पाएगा। ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपसे एक बात बोली कि 1 फैरेड जो है बहुत ही लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का, यानी 1 फैरेड का चार्ज अगर कोई स्टोर करना चाहे, कोई बॉडी हम बनाना चाहें, वो कितनी बड़ी बॉडी होगी हम ये कैलकुलेट करेंगे, और यहीं से आपको काफी कुछ समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। फॉर्मूला हमारा निकला है C इक्वल टू 4πε0 R। हमें कैलकुलेट करना है रेडियस एक स्फेरिकल कंडक्टर का जिसका कैपेसिटेंस हो 1 फैरेड, यानी यहाँ पे C 1 फैरेड दिया है, आपको R कैलकुलेट करना है। तो आप जाहिर सी बात है इसी फॉर्मूले का यूज करोगे, तो R हो जाएगा C इंटू 1/4πε0। तो कैपेसिटेंस तो 1 हो गया, और 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गया 9 इंटू 10⁹ मीटर। कुछ हैरानी हुई आपको? नहीं हैरानी हुई तो इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर में, यानी 10⁻³ से डिवाइड करिए। अगर मैं 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर को 10⁻³ से डिवाइड करूंगा तो ये 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, यानी 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 है ना किलोमीटर। यानी जो हम जिस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जो 1 फैराड स्टोर करता है, उसका रेडियस होना चाहिए 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। मतलब एक ऐसी बॉडी जो 1 फैराड का चार्ज स्टोर कर पाएगी, उसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसका रेडियस होना चाहिए 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। अब आपको भले ना पता हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रेडियस है ना, ये आपका है 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है? 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ का रेडियस है उसका 1500 गुना जो रेडियस होगा, 1500 टाइम 1500 टाइम जो रेडियस होगा, उतना बड़ा जब आप एक साइज का लाओगे ऑब्जेक्ट, अर्थ के 1500 टाइम्स 1500 टाइम्स का जब आप लाओगे, तो वो 1 फैराड का चार्ज स्टोर कर पाएगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि 1 फैराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट, 1 फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस,
सो आप यहां से ये देख रहे हो, दो कंक्लूजन है, मैं बोल रहा हूं, आप लिखोगे कि 1 farad is a very large unit of capacitance. 1 farad is a very large unit of capacitance. So it is not possible to have a single isolated conductor of very large capacitance. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कंडक्टर ऐसा हो जो इतना लार्ज कैपेसिटेंस को स्टोर कर सके। ओके स्टूडेंट, इसीलिए 1 farad चार्ज अकेले स्टोर करना किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं इसको अभी यहीं तक छोड़ रहा हूं और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बाद भी आपको दूंगा। इसमें इतना इसलिए रख रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि मेरा कितना डाटा जाएगा। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी है, ठीक है। और जो बच्चे हैं आप समझते हो कि किस लिए, तो बाकी बातें मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करता हूँ। इतना आप अच्छे से रिवाइज करोगे, बाकी बातें ग्रुप पे आपको मिलेंगी।